नमस्कार दर्शकों, मैं आर्निका जैन स्वागत करती हूं आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रसारित हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे कि चैत्र माह प्रारंभ हो गया है और पंचांग के अनुसार ये हिंदू नव वर्ष का पहला महीना होता है। चैत्र महीना जहां धार्मिक महत्व तो अपना रखता ही है, साथ ही साथ ये सेहत के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक अगर हम बात करें तो इसमें नवरात्रि और गुड़ी पड़वा जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। और सेहत की दृष्टि से अगर बात करें तो आप जानते ही हैं, ठंड का मौसम समाप्त होता है, गर्मी की ऋतु आरंभ होती है और तापमान बढ़ने के साथ साथ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस को बढ़ने का ये कारण बनता है, क्योंकि उचित तापमान पे ये उस हिसाब से बढ़ के रोग बनाते हैं और कई तरीके के संक्रामक रोगों का इस मौसम में बहुत प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें अपनी सेहत के लिए और त्योहारों का लें भरपूर आनंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जैसा आप जानते हैं, हमारा ये जो कार्यक्रम है नमस्कार एमपी, ये सजीव लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यानी सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से 1 बजे तक आप हमारे कार्यक्रम में आए अतिथियों से बात कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर। एक बार आपको टेलीफोन नंबर मैं बता भी देती हूँ, नोट करें, 0755 266 0049। साथ ही हमारा एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है, वो भी नोट डाउन कर लें, 1800 233 0040। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये कई सेगमेंट्स में बंधा हुआ रहता है। अलग अलग सेगमेंट्स में हम अलग अलग जानकारियाँ आपको देते हैं। तो पहला चरण होता है तिथि का। तिथि जान लेते हैं आज की क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2079, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी है। तारीख है 18 मार्च 2023 और दिन है शनिवार का। जी हाँ, ये तो बात हुई तिथि की। अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, और क्योंकि इतिहास होता है बहुत ज़रूरी, ये हमें बताता है और मार्गदर्शन देता है कि भविष्य की तैयारियां कैसे करनी है। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने और जानते हैं क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन इतिहास में। तो आज ही के दिन 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया था। अगर 1992 की बात करें तो भारत के नई दिल्ली में पहली बार विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। और 1938 में इसी दिन, आज ही के दिन, फिल्म अभिनेता और निर्माता शशि कपूर का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो ये कुछ खास हुआ था इतिहास में। और अब आगे अगले चरण की तरफ हम बढ़ते हैं और आइए आपको बता देते हैं हम आज का सुविचार। तो आज का सुविचार है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि बच्चों पर निवेश करने की अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ है तो वो है अपना समय और अच्छे संस्कार। ध्यान रखें, एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालयों को बनाने से भी बेहतर है। जी, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बात अगर बच्चों के चरित्र निर्माण की हो रही हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर जरूरी यह भी है कि चरित्र निर्माण के साथ साथ सेहतमंद बच्चों का भी निर्माण हो सके। और सेहत तभी बनेगी जब बच्चे स्वस्थ होंगे। स्वस्थ बच्चे ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा नमस्कार एमपी का कार्यक्रम है उसमें चर्चा का विषय भी है सेहत। और आज के हमारे जो 2 विशेषज्ञ हैं वो भी सेहत से जुड़े हुए ही 2 लोग हैं। तो आज जो चर्चा का विषय हमने पहला रखा है वो है मीजल्स एंड रूबेला का टीकाकरण। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, जो कि राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और दूसरे अतिथि के रूप में उपलब्ध हैं हमारे साथ डॉक्टर अनामिका सिंह मीना जी, जो कि एक नेचुरोपैथी और योगा फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो आइए चर्चा का शुरुआत करते हैं नमस्कार एमपी की। और पहला प्रश्न करते हैं हम डॉक्टर शुक्ला जी से। संतोष जी, हमें ये बताइए कि एमआर की हम क्योंकि आज बात कर रहे हैं टीकाकरण की, तो क्या होता है एमआर रोग और किस तरीके से ये खतरनाक होता है? देखिए, एमआर एक शब्द है, उसका पूरा नाम होता है मीजल्स और रूबेला। ये दोनों वायरस की बीमारी है और विश्व में पहली बीमारी के रूप में मीजल्स को पहचाना गया था। तब से अभी तक इसका आतंक, वायरस जो है बहुत आतंकी वायरस होता हैगा। इसकी पहचान हम लोग घर घर में कर सकते हैं। प्राचीन काल से इसको देवी प्रकोप माना जाता था, मगर वैज्ञानिक युग में हमें ये मालूम हो चुका है कि नहीं, ये वायरस का रोग है। और वो वायरस जो सबसे तेज़ी से दौड़ने वाला है इस धरती पे, 36 घंटे में विश्वव्यापी हो सकता हैगा ये इन्फेक्शन। जैसे हाल में अभी हमने कोविड का वायरस देखा, उसमें मात्र 1% मृत्यु थी और हम विचलित हो गए। तो ज़रा सोचिए, ये बच्चों में होने वाली एक भयावह बीमारी है, जानलेवा बीमारी है।
मगर एक चीज़ अच्छी है कि इस मीजल्स वायरस को रोकथाम के लिए एक गारंटी का टीका है MR, मीजल्स रूबेला। रूबेला जो बीमारी है वो भी एक वायरस का रोग है। गर्भवती माताओं में जब बीमारी हो जाती है तो गर्भस्थ शिशु एबॉर्ड भी हो सकता है। अगर पैदा हो गया तो अनेक प्रकार की जटिलताओं से पीड़ित होगा, या तो मानसिक अवरुद्धता रहेगी, आँख में उसका कैटरेक्ट हो जाएगा, वॉल्व जो छेद हो जाता है, दिल में छेद हो जाता है, और मुश्किल से 18-20 साल उसकी ज़िंदगी रहती है। तो आप और हमें आज संकल्प लेना होगा कि 2023 में जब हम मीजल्स रूबेला का अंत करने जा रहे हैं तो सामूहिक रूप से हम प्रयास करें ताकि इस प्रकार की बीमारी का हम अंत कर सकें। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें मीजल्स और रूबेला के बारे में दी, और जैसा कि आपने बताया कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है और 36 घंटे के भीतर ही ये विश्वव्यापी हो सकता है जी। तो आप इसका जान सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से इस वायरस को फैलने की शक्ति ये रखता है अपने आप में। चलिए अगला हम रुख करते हैं डॉक्टर अनामिका की तरफ और जानते हैं कि योग आखिर क्या हमारे जीवन में मूल्य रखता है और किस तरीके से हम जीवन शैली विकारों का इलाज संभव है योग के द्वारा। हमें बताइए डॉक्टर अनामिका। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप अपनी जीवन शैली में योग को ढालते हैं तो आप न केवल अपनी फिज़िकल हेल्थ बल्कि आप मेंटल हेल्थ में भी चेंजेस लाते हैं। तो यदि आप बात कर रही हैं बीमारियों के बारे में, तो डेफिनेटली योगा एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में बदलाव लाता है, आपके ऑर्गन्स में, आपके बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से एक रोल प्ले करता है। जब आप अलग अलग आसनों का अभ्यास करते हैं तो वह आपके शरीर में बदलाव लाता है, जैसे आपके ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। जब आप आसन का अभ्यास करते हैं तो कई सारी बीमारी जैसे मोटापा होता है, मान लीजिए आजकल BMI इंडेक्स जो बढ़ के 30 माना जाता है, यदि 30 जब आपका BMI होता है जो इंडेक्स वो बढ़ता है तो हम उन लोगों को ओबेसिटी की कैटेगरी में मानते हैं उन लोगों को। तो जब आप योग का अभ्यास करते हैं, जैसे ताड़ासन हो गया, धनुरासन हो गए, सिंपल योगास की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं थ्रू योगा सिंपल प्रैक्टिसेस। तो हाँ, आप बिल्कुल प्राणायाम जैसे अभ्यास हो गया, जैसे योगा के अलग अलग पोस्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। जीवन शैली में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है योग को। जैसे आप सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ही करती हैं तो आप अपनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से फाइट कर सकती है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ऐसे कई सारे रोग हैं जिनसे आप योगा के थ्रू हील कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि योग किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है और स्वस्थ रहने के लिए वो करता है। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर बीच में, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, महेंद्र जी हैं, महेंद्र पटेल जी। हेलो, मैं नमस्कार डॉक्टर साहब से मेरा नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि ये रूबेला की बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे पहचाने? और ये तो खतरनाक जानलेवा है कि बीमारी फैल जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, तो कैसे? जो तो अब पहले तो माता होती थी, गांव में निकलती थी तो वायरस बहुत जल्दी फैल जाता है एक दूसरे से। बिल्कुल आपने सही कहा। बीमारी का वायरस जो पहले फैलता था अभी भी अगर होगा तो बहुत तेज़ी से फैलता है। एक रोगी 18 से 20 बच्चों में बीमारी फैला सकता है। जहाँ तक आपने पूछा कि रूबेला की पहचान क्या है, ये जन्मजात बीमारी होती है। गर्भस्थ शिशु जब पैदा होता है तो उसके या तो मस्तिष्क उसका विकसित ही नहीं होता हैगा, तो मानसिक अवरुद्धता हो जाती है, आँखों में कैटरेक्ट रहता हैगा, उसका शरीर में विकृति रहती है, उसमें शारीरिक विकलांगता रहती हैगी, और वो बच्चा पनप ही नहीं पाता हैगा। जैसे सामान्य बच्चे हैं, बैठने लगते हैं, उठने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो उस समयावधि में वो चल ही नहीं पाता हैगा। और ऐसा बच्चा जब पैदा होता हैगा तो उसके न केवल परिवार के लिए बोझ होता है बल्कि समाज के लिए भी। तो एक इतना अच्छा टीका जो हम लोग को प्राप्त है, निःशुल्क है, उपलब्ध हैगा हर एक गांव में, हर एक वार्ड में, आंगनवाड़ियों में मंगलवार और शुक्रवार को निश्चित दिन निश्चित समय लगाया जाता है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि लोग बाग जागृत हों। हमारे बहुत सारे काम होते हैंगे दैनिक जीवन के, उसमें इसको भी शामिल करें कि हमारे बच्चे की सुरक्षा हम सबका नैतिक दायित्व हैगा और बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको पूर्ण सुरक्षा मिले।
जी, जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि वो लक्षणों की भी बात जानना चाह रहे थे कि क्या लक्षण होते हैं एमआर के? कैसे पता चलेगा कि बच्चे को मीज़ल्स, रूबेला का संक्रमण है? मीज़ल्स का जो लक्षण है उसमें सर्दी, खांसी, आंखें लाल, तेज बुखार, दानेदार। बहुत आसान तरीका है, हमने स्कूली बच्चों के माध्यम से ये नारा फैलाया है जिसमें लोगों के बीच में ये बात पहुंच जाए। सर्दी खांसी होती है, चौथे दिन दाने माथे से चालू होकर कान के पीछे से पूरे शरीर में उतर जाते हैं, छोटे छोटे लाल लाल दाने दिखाई देते हैं। ये मीज़ल्स वायरस की पहचान है। और जैसे ही इस प्रकार के लक्षण होते हैं तो जो थूक के कण के माध्यम से दूसरे बच्चे में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए बीमारी की पहचान जैसे ही होती है उसकी तुरंत सूचना पास की स्वास्थ्य संस्था, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर को आप दें, ताकि हमारा जो बचाव दल है फायर ब्रिगेड के समान उस स्थान में पहुंचे जहां से ये रिपोर्ट आई हैगी। घर घर जाके वो जांच करेंगे, कोई और अन्य पिछले 3 महीने में पीड़ित तो नहीं थे जिनको दानेदार बुखार हुआ था, उनकी सूची बनाएंगे और उनको विटामिन ए पिला देंगे 24 घंटे के अंतराल में 2 बार, जो आश्वस्त करता है कि इस बच्चे की बीमारी से संभावित मौत पे हम रोक कर पाएंगे। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि बीमारी के लक्षणों को पहचानें, उसकी तुरंत सूचना दें और उसका बचाव कार्य में हमें मदद करें। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। इन लक्षणों को जानते हुए निश्चित तौर पर जो प्रश्न था उनको भी जवाब मिला होगा कि क्या लक्षण रहते हैं और कैसे इनको पहचान के मीज़ल्स और रूबेला के लिए हम सतर्क हो सकते हैं। आगे रुक करते हैं फिर से अनामिका जी की तरफ। और अनामिका जी, क्योंकि आजकल वक्त है बिल्कुल युवाओं के बहुत टेंशन में रहने का और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, एक तनाव में आजकल के युवा हैं, तो तनाव और योग, इसका कैसे हम साथ में जोड़ के इसका समाधान निकाल सकते हैं, बताइए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आजकल बच्चों में पीयर प्रेशर ज़्यादा बना रहता है। कभी बच्चों में आप देखते हैं पढ़ाई को लेकर, छोटी छोटी टेंशनों को लेकर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, छोटे छोटे स्ट्रेस के कारण होते हैं। और आप यंगस्टर्स में देखते हैं कि एंगर एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो ये जब कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, जब वो इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे अंदर एंगर को बढ़ा देता है, एंजाइटी को बना देता है, बच्चे को एंजेक्स कर देता है। तो बच्चे में ये जो एंजाइटी के कारण होते हैं वो बढ़ जाते हैं और अनकंट्रोलेबल थिंग्स होने लग जाती है। तो आप उनको मैनेज करने के लिए छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, छोटा छोटा योग अभ्यास है जो अपनी जीवन शैली में ढाल सकते हैं। जैसे आप उनको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मेडिटेशन में आप उनको सिंपल ओमकारक चैंटिंग्स करवा सकते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ही आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एक सूदिंग म्यूज़िक के साथ बैठें, अच्छी ताज़ी हवा हो, ठंडी सुबह का वक्त हो, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के ऊपर अपने ध्यान को लाएं। आप अपनी स्ट्रेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, जितना हो सकता है उनसे डिस्कस कीजिए और उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की सीख दीजिए। तो धीरे धीरे आप खुद ब खुद ही उनके एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे, स्ट्रेस का लेवल कम होगा, बच्चे पे किसी तरीके का तनाव या पीयर प्रेशर नहीं होगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी अनामिका जी कि किस तरीके से तनाव जो है वो युवाओं के बीच में बहुत देखने को मिलता है और योग से किस तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है या कम किया जा सकता है तनाव को। आगे डॉक्टर शुक्ला आपसे जानेंगे कि क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये एक आतंकी वायरस है जी, तो इसका नाम इस तरीके से क्यों रखा गया, क्या आतंक है इस वायरस का? देखिए, वायरस तो कई प्रकार के हैं मगर इसका वायरस बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत दूरगामी असर करता हैगा और एक महामारी का रूप लेता है। जैसे आपको अभी बताया था कि एक पीड़ित बच्चा सामने, जो बच्चे सर्दी, खांसी, आंखें लाल, तेज बुखार, दानेदार के साथ जैसे ही थूक के कण पहुंचते हैं तो शरीर में प्रवेश करता है वायरस। जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है दूसरे बच्चे के, तो सबसे पहले 7वें दिन आँखों की एपिथेलियम पे अटैक करता है। जैसे ही एक छाला बनता हैगा, यदि नीम हकीम खतरे जान के पास ले गए, उन्होंने इलाज ढंग से नहीं किया तो अंधत्व को प्राप्त होता। 1 लाख बच्चे इस देश में अंधत्व को प्राप्त होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने आँखों के इन्फेक्शन को बहुत गंभीरता से ना लेते हुए देसी इलाज किया। 10वें दिन कानों में पीप आने लगती है, कान पक जाते हैं जिसको आम भाषा में बोला जाता है। यदि उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ तो आगे चल के वो बहरापन भी आ सकता है। 14वें दिन में फेफड़े की झिल्ली पे अटैक करता हैगा, निमोनिया हो जाता है। आप सबको मालूम है निमोनिया बच्चों की किलर डिजीज़ हैगी, पहला नंबर आता है इसका निमोनिया का। और यदि अस्पताल में जाके भर्ती नहीं किया, ऑक्सीजन और इसको एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिली तो बच्चे मौत के मुंह में चला जाता है। 6 हफ्ते बाद उल्टी दस्त होने लगती है, गैस्ट्रोएंटाइटिस, और
6 महीने के बाद आर्थराइटिस हो जाता है और 1 साल में मेनिंजाइटिस और 7वें साल में एन्सेफ्लाइटिस। तो देखिए एक वायरस का आतंक कि 7वें दिन से 7 साल तक लगातार दुष्परिणामों के दुष्चक्र में फंस के वो बच्चा जो पीड़ित हुआ था, या तो 30% संभावना मौत की है यदि स्वास्थ्य सेवाओं ने तुरंत एक्शन नहीं लिया, 50% बच्चे कुपोषण होने की संभावना रहती है और 80% बच्चों में विकलांगता आ सकती है। तो इसलिए इसको आतंकी वायरस है कि बहुत ज़्यादा आतंक मचाता हैगा शरीर में, और बच्चे का जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता हैगा और जर्जर अवस्था में आ जाता है। और एक मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारा वो वायरस है जो आतंकी है, जो बच्चे की जीवन शैली को बदल देता है, उसके स्वास्थ्य को जर्जर कर देता है, और दूसरी तरफ हमारे पास गारंटी का टीका है जो उसको आजन्म सुरक्षा देता है यदि 9 से 12 महीने में पहला टीका और 16 से 24 महीने में दूसरा ले लिया जाए। डॉक्टर साहब बीच में रोकना चाहूँगी आपको, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, महेश जी हैं, जो कि योग से जुड़ा कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं मैडम से। जी महेश जी। जी आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो आजकल हमारा लैपटॉप और फोन पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, तो उससे आंखों को काफ़ी तकलीफ होती है। इसके लिए कोई योग आसन या ऐसा कुछ है जिससे हम आंखों को आराम दे सकें और अपना काम भी एफिशिएंट तरीके से कर सकें? जी मैं क्वेश्चन कॉलेज स्टूडेंट हैं और लैपटॉप पर अपना समय ज़्यादा बिताते हैं, उस वजह से आंखों में तकलीफ होने लगी है, तो ऐसा कोई सा योग है जो उनकी आंखों की तकलीफ को दूर करे? डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बिंदु हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसे कई सारे आसन हैं जिनके थ्रू आप डिसिप्लिनी फॉर्म से आपकी आई पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे त्राटक को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है योगा में, तो आप त्राटका का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें हमें डार्क रूम में कैंडल को रख के ऑब्जर्व करना होता है कैंडल की फ्लेम को। तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी आई पावर को भी इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ आप आई वॉश एक टेक्निक होती है, तो आप त्रिफला के वाटर से आई वॉश कर सकते हैं, तो आप अपनी आई पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे आसन जिनमें आप एक टक देखते हैं, जैसे कहा गया है तत्र प्रत्यय एकता नता ध्यानम, तो आप अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित करके आप अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आई पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक जगह पे देखने वाले आसन, जैसे आप ताड़ासन का अभ्यास करते हैं तो आप एक ही जगह पे एक बिंदु पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो बिल्कुल आप ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। और आई पावर को बढ़ाने के लिए आप आई एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप करें तो बिल्कुल दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ के अपनी आंखों को गर्माहट दें। हर बार जब आप आई प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान दें अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आप ज़्यादा देर तक नहीं, कम से कम 10 से 15 मिनट रोज़ अभ्यास करेंगे तो आप अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आंखों को भी आराम दे सकते हैं। जी देखिए महेश जी, बहुत अच्छे से जवाब मिल गया होगा आपको कि किस तरीके से आप अपनी आंखों की परेशानी को योग के द्वारा दूर कर सकते हैं। आगे अनामिका जी सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि आज के समय में मोटापा, रक्तचाप और डायबिटीज़ ये जो है ये आम जीवन में शामिल हो चुका है लोगों की, तो योग से इनको कैसे हम परेशानी से इनकी हल कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा मैम आपने, थैंक यू। जैसे आपने बोला मैम, रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल बढ़ गई है लोगों में, तो आप कितना भी चाहे मेडिसिन लेते रहेंगे लॉन्ग टाइम, लेकिन जब तक आप फिज़िकली अवेयरनेस के साथ अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी मेडिसिन भी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी नॉर्मल प्रैक्टिसेस करें जिनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रख सकें। तो जैसे आप प्राणायाम की बात करते हैं, हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें प्राणायाम बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। तो आप जैसे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको बिल्कुल शांति से किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर शांति से अपने दोनों कानों के अंदर उंगली को डाल के धीरे से आपको हमिंग बी का साउंड क्रिएट करना है। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने से आप काफ़ी रिलैक्स कर पाते हैं अपनी हार्ट मसल्स को भी। तो जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो निरंतर 5 से 6 बार आपको इसका अभ्यास करना है, तो आप नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा, जैसे मोटापा आपने बोला, तो उसके लिए जैसे ताड़ आसन का आप अभ्यास करते हैं, धनुरासन का अभ्यास करेंगे और सूर्य नमस्कार का आप अभ्यास करते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वेटिंग करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं आपकी कैलोरीज को बर्न करके। तो आप ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जो आप फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करते हैं उनसे आप अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं और BMI को नॉर्मली 20 to 23 के बीच में ला सकते हैं। जी
बहुत अच्छी जानकारी आपने अनामिका जी दी कि किस तरीके से योग से हम ये जो प्रमुख रोग हैं जो आज की दिनचर्या में लोगों को हो ही रहे हैं, उनका प्रबंधन आप योग के द्वारा कर सकते हैं। आगे डॉक्टर शुक्ला आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे गाँव में या कहें कि आम जनता में इसको छूत की बीमारी कहा जाता है, मीजल्स और रुबेला को, जी। तो क्या वाकई में ये छूत की बीमारी और किस हद तक इससे डरने की ज़रूरत है? देखिए, छूत की बीमारी उस बीमारी को कहा जाता है या तो स्पर्श से या थूक के माध्यम से कीटाणु एक दूसरे में प्रवेश हो। हाँ, ये छूत की बीमारी की श्रेणी में ही आता है। ये कम्युनिकेबल, अंग्रेजी में इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि जैसे कोविड काल में हमने एक ज्ञान प्राप्त किया और सबने ज्ञान प्राप्त किया था कि जैसे ही बीमारी के लक्षण आते हैं उसको एकांत में आइसोलेट कर दें उस बच्चे को। स्कूल अगर जा रहा है तो स्कूल ना भेजें उसको, और उसका डेली हम लोग ये देखें कि उसका डिहाइड्रेशन ना हो, उबला पानी पिलाएं, तरल भोजन उसको देना चालू करें। और दूसरा ये होता हैगा कि हमारे जो दूसरे बच्चे हैं वो कम से कम उससे दूरी बनाए रखें, दूसरे कमरे में रहें वो। और 1 सप्ताह के लिए ये हमें आइसोलेट करना होता हैगा ताकि हम बीमारी का जो तेज़ी से प्रवाह है उसको रोक सकें, ट्रांसमिशन जो है इसको रोक सकें। जी। और अगर घर परिवार वालों की बात करें या माँ की ही बात करें तो उनको क्या सतर्कता रखनी चाहिए इस दौरान? देखिए, ये बच्चों की बीमारी है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ही आमतौर 96% होती है। तो बुज़ुर्गों का तो यही है कि हम लोग जो SMS है, हैंड वॉश बार बार करते रहें, मास्क का उपयोग करें, और भीड़ भरे क्षेत्रों में कम से कम पीड़ित को भी सर्दी खांसी वाला है, ये कोई भी वायरस है वो तेज़ी से फैलता है भीड़ भरे क्षेत्रों में। और आजकल आप नया वायरस का भी सुन रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि हमें बचाव का हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है पिछले 2 सालों में कोविड में। SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, इसका भरपूर उपयोग करें। जी। तो मतलब वायरस कोई सा भी हो, सतर्कता के नियम वही रहेंगे। जी। तो समझ ही गए होंगे आपको कि क्या सतर्कता आपको रखनी है अगर मीजल्स और रुबेला से आपका घर में कोई बच्चा पीड़ित है तो। आगे अनामिका जी, आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि हार्मोनल डिसबैलेंस की अगर हम बात करें, स्ट्रेस की बात तो हमने करी ही, मोटापे, ओबेसिटी और रक्तचाप की बात भी हमने करी, बट अगर हम ये बात करें कि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, तो PCOD जो एक विषय आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसका प्रबंधन योग से कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। PCOD की समस्या आजकल विमेंस में ज़्यादा देखने को मिलती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसीज़ आप कह सकते हैं। इसमें महिलाओं के हार्मोन में बदलाव आता है, FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि जब गर्ल्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं, आप अनचाहा बाहर का जंक फूड खाते हैं या फिर अनवांटेड फूड आप खाते जा रहे हैं, तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि वुमेन में लॉन्ग टर्म अमेनोरिया हो जाता है, पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं, मुहासे हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आते हैं। जब पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आता, कई वुमेंस में मोस्टली आप देखती हैं 25 to 31 ईयर्स की जो गर्ल्स होती हैं उनमें कंसीव करने में भी समस्या होती है। तो ये एक बहुत ही मेजर समस्या है। तो आप किस तरीके से इससे छुटकारा पा सकते हैं या किस तरीके से इस हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक कर सकते हैं? ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, बस हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनको आपको टाइमली अपनी बॉडी का ध्यान रखकर उनको ठीक करना होता है। तो आपको कुछ आसनों का नाम मैं बताऊंगी, कुछ ऐसे आसन आप कर सकते हैं जिससे आप PCOD में जो आपके लिए लाभकारी है। जैसे आप उष्टासन का अभ्यास कर सकते हैं, आप बद्धकोण आसन, तितली आसन कर सकते हैं। तितली आसन का अभ्यास कम से कम आप 10 से 30 बार उसको लगातार बैठ के, स्ट्रेट बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है। बद्धकोण आसन जो हमारे पेल्विक फ्लोर पे, पेल्विक मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएँ। तो इस तरीके से कुछ आसन है। जैसे आप बैठे हुए पोजीशन में है, सिंपली आप बद्धकोण आसन के साथ में मांडूक आसन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं, ऐसे सिंपल आसन, उनको प्रैक्टिस करके भी आप बदलाव ला सकती हैं। ठीक, मतलब महिलाएं जो आज की डेट में PCOD से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं तो वो अपना प्रबंधन भी कर सकती हैं, इलाज को रोक सकती हैं कुछ लिमिट तक योग के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अनामिका जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर शुक्ला जी, आप हमें बता सकते हैं कि इलाज की बात तो हमने अभी की नहीं है, बीमारी की बात करिए, तो इलाज संभव है MR का या नहीं? देखिए, किसी भी वायरस रोग का कोई भी इलाज नहीं है आज तक, बट इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है, हाँ, उसका इलाज है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो निमोनिया हो जाता है कॉम्प्लिकेशन बच्चे में मीजल्स के बाद,
तो तुरंत उसका निमोनिया का इलाज ज़रूर कराएं अस्पताल में। घर में बैठ के ये सोच के कि देवी प्रकोप है, और फिर अगर दवाई भी दी जाती है आशा आंगनवाड़ी के द्वारा, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ कैंप लगा के देते हैं, तो मैंने तो ये भी देखा है कि लोग बाग तकिए के नीचे दवा छुपा लेते हैं कि मैया जी नाराज़ नहीं हो जाएंगी। ये हमें मानसिकता बदलना पड़ेगी। देखिए, ज्ञान तो सबको है, हमें एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और उल्टी दस्त हैगा, उसका भी डिहाइड्रेशन का इलाज हैगा, ORS का पैकेट घर में ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैंगे। साथ में ये देखा जाता हैगा कि आँखों में है तो आँखों का चिकित्सक से बात कीजिए, आई ड्रॉप डाल के आँखों का ठीक कर सकते हैं हम लोग इलाज। तो इलाज तो कॉम्प्लिकेशंस का है, वायरस का नहीं है। जी, अच्छी जानकारी आपने दी यहाँ पर कि वायरस का इलाज नहीं है, पर उससे होने वाले जो लक्षण हैं, लक्षणों की रोकथाम ज़रूर आप कर सकते हैं उचित चिकित्सीय परामर्श लेते हुए। और अनामिका जी, फिर आपकी तरफ रुख करते हैं। कुछ बताइए हमें कि आजकल जैसे बहुत प्रचलन है डिटॉक्स ड्रिंकों का, मतलब डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनाए जाते हैं और क्या वाकई में वो लाभकारी होते हैं, कारगर होते हैं? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आजकल डिटॉक्स ड्रिंक का ट्रेंड है। तो डिटॉक्स ड्रिंक में आप देखेंगे हर एक तीसरा व्यक्ति जो व्यायाम करता है, योग की प्रैक्टिस करता है या जिम की प्रैक्टिस करते हैं, तो सभी लोग डिटॉक्स ड्रिंक को लेते हैं। वाकई में ये फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जब आप डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आप सिंपली आंवला जूस लेते हैं, तो आंवला जूस विटामिन C और E रिच होता है। तो जब आप आंवला जूस लेते हैं तो वो इंटरनली आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन में वर्क करता है। जब आप करेला जूस की बात करती हैं, करेले का जो जूस होता है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये हमारे पैनक्रियाज पे वर्क करता है और क्लेंजिंग प्रोसेस को और एनहांस करता है। तो आप करेले का जूस ले सकती हैं, ऐश गार्ड का जूस होता है, या आप बिल्वा का जूस ले सकती हैं। तो ये हमारे लीवर, हमारे किडनीज़ के अंदर क्लेंजिंग का काम करते हैं। और तो और आप एलोवेरा का जूस लेते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, इनमें विटामिन C अच्छी मात्रा में होता है। तो ये हमारी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी को पूरा करते हैं। तो ये हमारे स्किन में क्लेंजिंग का काम करते हैं। तो इसीलिए डिटॉक्स ड्रिंक को आप कह सकती हैं कि एक मेजर ट्रेंड है, जो आप यंगस्टर्स में देखेंगी कि हर एक तीसरा यंगस्टर डिटॉक्स ड्रिंक लेता है। बिल्कुल। तो डिटॉक्स ड्रिंक की जो आपने परिभाषा बताई अनामिका जी, वो तो ये है कि जो क्षेत्रीय फल सब्जियां हैं उनका यूज़ करते हुए डिटॉक्स ड्रिंक बनना है। बिल्कुल। और अगर यहीं पर एक प्रश्न, प्रोटीन की जो आजकल युवाओं में चलन चल गया है कि प्रोटीन ड्रिंक्स वो बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो वो दोनों में, प्रोटीन ड्रिंक्स और डिटॉक्स ड्रिंक्स में से कंपैरेटिवली बताइए कि क्या अंतर है? ये तो आपने एक युद्ध छेड़ने जैसी बात कर दी मैम। लेकिन प्रोटीन ड्रिंक का अपनी जगह पे अलग महत्व है। ये हमारी मसल्स जो होती हैं उनको पंपिंग करने का काम करती हैं। तो जब आप बात करते हैं, जैसे आप कोई प्रोटीन लेते हैं, मान लीजिए आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो ये हमारी मसल्स में जो फैट होता है उसको बढ़ाने का काम करती है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। लेकिन जब आप डिटॉक्स ड्रिंक की बात करते हैं तो ये आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको काटने का काम करता है। प्लस आपके अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स है जो हम अनवांटेड आउटर फूड्स खा लेते हैं, ये उनको काटने का काम करती है मैम। तो वो रिड्यूस होता जाता है और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विटामिन C, E एंड D हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन B12, ये उनकी कमी को पूरा करते हैं। तो वाकई में आप ये सब्जियां और इनसे बने हुए जूसेस जब लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंटरनल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे वर्क करते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी अनामिका जी आपने दी कि क्षेत्रीय फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से आप शरीर की जो विकृतियां हैं उनको बाहर कर सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला जी, आपसे आगे यही पूछना चाहेंगे कि अगर हम आंकड़ों की बात करें, आंकड़ों की अगर हम चर्चा करें, तो देश, भारत और प्रदेश में MR केसेस के क्या आंकड़े हैं, क्या कहते हैं वो आंकड़े? देखिए, अभी आपको मालूम है कि कोविड जब बीमारी आई तो उसमें हमारा टीकाकरण की दर में वाकई में कमी आई थी, और उसके कारण एपिडेमिक, जो महामारी का रूप धारण करती हैं बीमारियां, उसमें मीजल्स भी तेज़ी से विकसित हुआ। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अभी हमारे प्रदेश में 164 केसेस हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनको हम टेस्ट करके डिक्लेयर कर चुके कि हाँ ये पॉजिटिव केस हैं, मगर मात्र 2 मृत्यु हुई हैं। अगर देश की बात करें तो अभी 36,000 केसेस हमारे देश में रजिस्टर्ड हुए हैंगे, और अगर विश्व की आप बात करें तो 10 लाख आबादी पे 36 केस रजिस्टर हो रहे हैं। तो बीमारी अगर तब और अब की बात करें तो पहले हमारी जो बीमारी दर थी 1000 में 3, 1000 जनसंख्या पे 3 होती थी, अब 10 लाख की आबादी में 36 हो रहे हैं। तो टीकों का इतना ज़्यादा महत्व है कि 92% हमारे केसेस का और 95% मॉर्टेलिटी वायरस से जो हो रही थी उसको रोकथाम किया है। जी,
पर अगर बात करें कि ये मीज़ल्स वैक्सीन की, तो इसको आए तो काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, तो आखिर क्या इसकी कारण है कि आज भी इतने बच्चे इससे संक्रमित हैं देश में? जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 19 नवंबर 1985 में सबसे पहले मीज़ल्स का लॉन्चिंग हुआ था देश में, और तभी से मैं टीकाकरण कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो उस वक्त और अब हालात बहुत सुधर गए हैं, काफ़ी समझदारी आ चुकी है हमारे परिवारों में। टीकाकरण की दर में सिर्फ 23% बच्चे हमारे ही प्रदेश में टीकाकृत होते थे, आज 88% टीकाकृत हो गए हैं। हाँ, ये कहना ज़रूर है कि 85 से वैक्सीन है, 100% हमारे परिवारों ने क्यों नहीं इस्तेमाल की। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जागरूकता का। जागरूक हैं, जानते हुए अनजान बन के अगर हम लोग निकल जाते हैं। हमें ये भी देखना होगा कि इनके कारणों की विश्लेषण जब करते हैं तो 89 हमारे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ माइग्रेशन का दर बहुत ज़्यादा है। पेट के खातिर 7 से 8 महीने को दूसरे राज्यों में पहुंच जाते हैं। पहला टीका तो यहाँ लगाते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। तो हमारा जो पूर्ण टीकाकरण है, 2 डोज पूर्ण, सुरक्षा संपूर्ण, वो चरितार्थ पूरा नहीं हो पा रहा है। इसमें हम यही चाहेंगे कि आपको एक MCP कार्ड, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड दिया जाता है बच्चे का टीके लगने के बाद, वो ज़रूर साथ में जाएँ, कहीं भी जाएँ। हर जगह भारतवर्ष में निःशुल्क टीकाकरण आंगनवाड़ियों पे दिया जाता है। पास के आंगनवाड़ी में जाके आप नाम लिखा दें कि इसका इस तारीख में टीका ड्यू है, आपके यहाँ किस तारीख में लगता हैगा, उसके अनुरूप आप टीके जरूर लगवाएं। दोनों डोज लगना बहुत ज़रूरी है। 2 डोज पूर्ण, सुरक्षा संपूर्ण तो है, एवं आजन्म सुरक्षा भी है, तो उसका महत्व को समझें। जी जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर लोग सतर्क रहेंगे और टीकों के लिए जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर 100% वाला जो आंकड़ा है वो हम जल्द ही पूर्ण कर लेंगे। तो दर्शकों, क्योंकि अब वक्त हो गया है कहीं की सैर का, तो आइए चलते हैं कान्हा नेशनल पार्क की सैर पर। शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुंदरता को निहारना और घने जंगलों के बीच सन्नाटे की आवाजों को सुनना बड़ा ही रोमांचक अनुभव हुआ करता है। नीरवता में जीव जंतुओं की आवाजें और अलसुबह तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट के साथ नींद से जागना तरोताजा कर दिया करता है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य जीव जंतुओं और जैविक विविधता के साथ प्रकृति के ऐसे ही अनोखे रूप अक्सर देखने को मिला करते हैं। नैसर्गिक सुंदरता यहाँ अपने अलग अलग रंगों में सचमुच बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कान्हा टाइगर रिजर्व। इसे कान्हा जोन, किसली जोन, मुक्की जोन और सरही जोन में बांटा गया है। मैकॉल पर्वतमाला की हलोन घाटी और बंजर घाटियों के घने जंगलों में यहाँ तरह तरह के जीव जंतुओं और वनस्पतियों को फलने फूलने का मौका मिला करता है। 1930 के दशक में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बाद में बाघों के संरक्षण को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए 1973 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी हासिल हुआ। अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग की किताब जंगल बुक की पृष्ठभूमि भी कान्हा के ही घने जंगलों से प्रेरित है। कान्हा के आसपास के इलाकों में रह रहे लोग पिछली कई पीढ़ियों से जीव जंतुओं और जंगलों के संरक्षण में भी सक्रिय रहे हैं। बाघों के अलावा यहाँ बारहसिंगा, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भालू, चिकना पानी कुत्ता और भारतीय अजगर जैसे जीवों को भी संजोया गया है। वास्तव में तो 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां, 43 स्तनपायी, 26 सरीसृप और 500 से अधिक कीट प्रजातियां इस जैव संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हैं। वहीं वनस्पति में साल और बांस के वन क्षेत्र यहाँ की खासियत है। इसी प्रकार 10 तरह के पुष्पधारी पौधों की 850 प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। दरअसल इस जैविक विविधता को संरक्षित करने में स्थानीय निवासियों का भी वन विभाग के साथ साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाम भले ही कान्हा टाइगर रिजर्व हो, लेकिन अगर कान्हा के किसी एक जीवन को चुनने को कहा जाए तो वो निस्संदेह बारहसिंगा होगा। बड़े भूरे रंग का हिरण प्रजाति का ये जंतु दुनिया में केवल कान्हा में ही पाया जाता है। 20 साल पहले ये लुप्त प्राय हो गया था, पर विशेष प्रयासों का नतीजा है कि कान्हा के जंगलों में एक बार फिर ये बड़ी संख्या में कुलाचे भर रहा है। झुंडों में विचरण करने वाले बारहसिंगा का भोजन हरी भरी घास हुआ करता है। नर बारहसिंगा
अक्सर मादा बारहसिंघा को लेकर आपस में लड़ा करते हैं और इस टकराव में वे अपने अनोखे सींगों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया करते हैं। समूची दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा बाघ मारे जाते हैं। ताजा गणना के बाद देश के 50 टाइगर रिजर्व में अब तक 3000 से ज्यादा बाघ हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश को तो बाघों का ही घर माना जाता है। मध्य प्रदेश में अब बाघों की संख्या करीब 526 है। केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में ही 80 से ज्यादा बाघ हैं। इन्हीं में रॉयल टाइगर को देखने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे बेहतरीन स्थल माना जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से भी इन बाघों के रहने के लिए मध्य भारत और कान्हा का ये वन क्षेत्र आदर्श और अनुकूल माना जाता है। एक समय था जब बाघों की संख्या चिंताजनक रूप से कम हो गई थी, लेकिन कान्हा सहित देश के अन्य टाइगर रिजर्व में किए गए प्रयासों के नतीजे सामने आए और एक बार फिर देश भर के टाइगर रिजर्व में बाघों की दहाड़ गूंजने लगी। कान्हा में बाघ और बारहसिंघा के अलावा ढेरों अन्य जीव जंतु भी हैं। इन्हीं में से एक है गौर यानी इंडियन बाइसन। ये झुंड में रहा करते हैं। घुटनों से नीचे मोजे की तरह व्हाइट सॉक्स इनकी विशिष्टता रहा करता है। इनके एक समूह में एक नर हुआ करता है। इनके अलावा कुलाचे भरते हिरण और नील गाय कान्हा में जगह जगह दिखाई दिया करती हैं। जीव जंतुओं को देखने के साथ ही जंगल में फैले हरे भरे मैदान, दूर दूर तक फैले जंगल और उसकी महकती ताजा हवा यहाँ की सैर का मजा ही अलग कर दिया करती है। आइए, स्वागत है फिर से आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। कैसी लगी आपको कान्हा नेशनल पार्क की सैर? तो क्यों ना इन गर्मी की छुट्टियों में आप भी अपने परिवार के साथ घूमाएं और मध्य प्रदेश के गौरव कान्हा नेशनल पार्क की सैर करके आएं। जैसा कि हम चर्चा का विषय हमारा आज का था मीजल्स और रुबेला, और साथ ही हम जान रहे थे कि योग और नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे योग और रोगों का प्रबंधन किया जा सकता है जो जीवन शैली से जुड़े हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अनामिका जी से जानते हैं कि अनामिका जी, कितना समय और कितनी देर योग को देना चाहिए किसी स्वस्थ इंसान को? बिल्कुल मैम, जब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमें योग का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी अनफोल्ड एक्टिविटीज़ होती है हमारे ब्रेन में जिनको आप एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि सहस्रार चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है हमारे 7 चक्रों में से। तो आप अपने सहस्रार चक्र पे वर्क कर सकते हैं जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को और बढ़ाता है। और जहाँ तक बात आपने की कि किस उम्र के लोगों को या हम किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 5 साल के बच्चों से योग को स्टार्ट किया जा सकता है, योगा की प्रैक्टिस को। और इसे आप हर एज ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 5 साल से लेके 10 साल के बच्चों के लिए अलग योग अभ्यास माना जाता है, जैसे त्रिकोण आसना हो गया, ताड़ आसन हो गया, या फिर आप कह सकते हैं छोटे बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि बहुत अच्छी होती है तो वो शीर्ष आसन भी लगा सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जब अभ्यास करते हैं छोटी उम्र से तो उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, तो आप उनकी थॉट प्रोसेस को, उनकी मानसिक सोच को और विकसित कर सकते हैं योग के थ्रू। तो आप उनको एक छोटी उम्र से जब अभ्यास करवाते हैं तो आप कई सारे लाभ छोटे बच्चों में देख सकते हैं। उनकी थिंकिंग पावर को आप बढ़ा सकते हैं, जो इमेजिनेशन की पावर होती है वो बच्चों में बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप योग ब्रह्म मुहूर्त पे करते हैं, 5 बजे से लेके 6 बजे का जो समय होता है, उस टाइम हमारा जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी थॉट कैपेसिटी, हमें डे में क्या एक्टिविटी करना चाहिए, आप अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप बात करते हैं मिड एज की, यानी आप 20 से लेके 30 तक के एज ग्रुप्स के लोगों को जब करवाते हैं तो लिथार्जी कम आती है और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां कम होती है। जैसे आप देखते हैं कि थायराइड की समस्या भी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है, तो उन लोगों के लिए जब आप सिम आसन का अभ्यास करते हैं तो वो हमारे विशुद्धि चक्र पे काम करता है। विशुद्धि चक्र हमारे थ्रोट रीजन में ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी रहती है उनको कंट्रोल करता है। तो आप अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं जब आप वर्क करते हैं अपने थायराइड ग्लैंड पे। तो जब आप अभ्यास करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि आप सर्वांग आसन का अभ्यास करते हैं, तो आप अपना पूरा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ एनहांस करते हैं। तो आप ऐसे कुछ छोटे छोटे आसनास हैं जिनका अभ्यास करके थायराइड जैसी समस्या से भी काबू पा सकते हैं।
कितने समय के लिए करना चाहिए। आप योगा को डे में अगर 45 मिनट्स भी करेंगे या 50 मिनट्स या 60 मिनट तो भी आपके लिए वो इनफ माना जाता है। लेकिन आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो आप इसके लाभ न केवल आपकी आंतरिक शरीर पे बट बाहरी तरीके से भी आप अपने शरीर पे देख पाएंगे। आपकी स्किन ग्लो करती है, आप इंटरनली अपने ऑर्गन्स की क्लेंजिंग करते हैं, आप अपनी पूरी बॉडी पे वर्क करते हैं, आपकी बॉडी शेप अप होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, एंड्योरेंस पावर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि कोविड के समय में लोगों ने कितना योग अभ्यास किया और आपने कई सारी अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी फाइट किया। तो आप अपनी रेस्पिरेटरी फंक्शंस को भी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी पूरी इंटरनल बॉडी की क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो योगा एक ज़रिया नहीं, आपके अनेकों बीमारियों का इलाज है। जी, बहुत अच्छा अनामिका जी, आपने बताया कि किसी भी छोटी से छोटी उम्र का बच्चा भी योग स्टार्ट कर सकता है। 5 साल की आयु से ये योग स्टार्ट हो सकता है और ना केवल बीमारियों के लिए बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए भी योग आपके मददगार रहेगा। आगे शुक्ला जी हमें बताइए कि जन भागीदारी की अगर हम बात करें, जी वैक्सीनेशंस चल रहे हैं, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, पर लोगों का क्या इसके लिए रुझान है और किस तरीके से उनकी भागीदारी है? देखिए, कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकते जब तक जन भागीदारी ना हो। एक बहुत अच्छा उदाहरण हैगा पोलियो, जन आंदोलन का एक जीता जागता नमूना है। पूरा देश का बच्चा बच्चा पापा मम्मी भूल ना जाना, 2 बूंद जिंदगी की पिलाना, एक नारा लगाते थे और उसने सोते हुए को जगा दिया जी। और लोग बाग पल्स पोलियो बूथ की ओर दौड़ना चालू कर दिए। 90% हमारे बूथ पे ही दवा पिला दी जाती थी। फिर जाके जो विकलांग होते थे, बीमारग्रस्त होते थे, हमारी टीम जाके घर घर उनको सेवाएं देती थी, क्योंकि हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। हमें जिम्मेदारी ओढ़ना पड़ता हैगा शासन को कि कहीं किसी भी कारण से कोई भी हमारा परिवार या सिटीजन प्रभावित ना हो। जन भागीदारी के लिए अभी 16 तारीख हम लोग ने मार्च में एक 16 खसरा दिवस मनाया और जो हमारे सामने जो हमने लोगों को बताया था कि हम कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जब भी हम अभियान चालू करते हैं, जैसे 23 दिसंबर का लक्ष्य है, भारत शासन ने दिया है कि पूरे देश से मीजल्स रूबेला का अंत करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे संकल्प, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जन जन से अपील करूंगा कि इसको ईमानदारी से पढ़ लें, आप थोड़ा सा समय देके। हम सभी संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पॉक्स, पोलियो एवं मातृ शिशु टिटनेस बीमारी का अंत किया है, उसी प्रकार दिसंबर 2023 तक 9 माह से 5 साल के सभी बच्चों को एक दर्द रहित टीका, दर्द रहित इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चमड़ी में लगाया जाता है पतली सुई से, पता ही नहीं चलता है, जो मांसपेशी में लगता है वो दर्द करता है। तो दर्द रहित MR के 2 बार टीके 2 बीमारी बचाने के लिए ज़रूर दें और भारतवर्ष को हमें MR मुक्त करना है और ये हमारा सच्चा वादा है, सच्चा इरादा है। तो ये संकल्प ना केवल शासकीय हो बल्कि घर घर में हम लोग एक दूसरे से, और ये हमने स्कूल के बच्चों के माध्यम से, अभी शिक्षा विभाग बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है, हर स्कूल में इसका संकल्प हो रहा है, रैली निकल रही है, गांव-गांव में नारे लेखन हो रहे हैं। जो हमने कारणों का विश्लेषण किया कि आम जन 88% तो हमारे टीकाकरण परिवारजन कर रहे हैं, 12% जो छूट रहे हैं उनका भी हमने रिसर्च किया कि क्या कारण था। पहला कारण है भय। लोगों को भय रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए बच्चों में। देखिए, आपको फिर से बता दें कि लाखों डोज, अगर हम बात करें कोविड वैक्सीनेशन का 13 करोड़ डोज दिया जा चुके हैं, पोलियो उन्मूलन में अरबों लोग बच्चों को दवा पिलाई जा चुकी है, और फिर इन्हीं टीकों के माध्यम से तो हमने उन्मूलन किया हैगा पोलियो का, स्मॉल पॉक्स का और मदर न्यूट्रल टिटनेस का। इसलिए भय से मुक्त होकर आप टीका लगाएं। हाँ, ये सामान्य जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए कि टीके लगने के बाद थोड़ा सा सूजन, हल्का सा बुखार, दर्दरे, खुजली, ये सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। यदि ये हो रही हैं तो ये मान के चलिए कि बच्चे में बीमारी से लड़ने की ताकत पहुंच गई है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा अगर बुखार आ रहा है तो पैरासिटामॉल की दवा दी जाती है आंगनवाड़ी के माध्यम से, यदि कुछ सूजन ज़्यादा है तो ठंडे पानी की पट्टी रख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर तकलीफ़ हो रही हो, आजन्म सुरक्षा है, तो इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा मूक है, बच्चे का भी विकास नहीं हुआ। 2 साल के बच्चे में पूरा विकास होता हैगा मस्तिष्क का। हम तो समझदार हैं, हम उसकी थोड़ी सी पीड़ा को, जो आपको उपाय सुझाए जा रहे हैं, उसका उपयोग करते हुए पूर्ण करें। भ्रांति ये होती है कि
उसको टीका लगा था और अचानक ठंड दे के बुखार आ गया। देखिए ये कोइंसिडेंस होता है, 3 दिन पहले मच्छर ने काटा, किसी ने नहीं देखा था, आज हमने टीका लगाया शाम को, कल एकदम से ठंड दे के बुखार आया, जब हमने ब्लड टेस्ट किया तो पता चला कि वो तो मलेरिया था। तो ये कहलाता कोइंसिडेंस। तो दूसरों के जो प्रस्तुत किए गए उदाहरण को आप बिल्कुल आत्मसात ना करें कि अरे ये तो हो जाता है। तीसरा, कुछ समाज में ये होता है कि कहीं ये नसबंदी का कारण तो ना बने। प्लीज़ एंड प्लीज़ आपको बता दें, आज तक दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसको हम आपका परमानेंट स्टरलाइजेशन नसबंदी करा दें। यदि ये होता तो हम ऑपरेशन इतने बड़े बड़े कैंप क्यों लगाते आज तक। दूसरा आज तक ऐसी दवा नहीं बनी है कि मैं आपकी दुश्मनी आपको दवा खिला के 105 बुखार कर दूं। प्रकृति जिस दिन ये इजाज़त दे देगी, मान के चलिए कि उस दिन हमारा विश्व की तबाही हो जाएगी। तो ये बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल दीजिए, ये गलतफहमी है, अफवाह है। कोरी अफवाहों से बचें। देखा हुआ सच होता है, सुना हुआ अफवाह होती है, अफवाहों से बचना चाहिए। तीसरा हमारा कारण निकलता है वो परिवार जो सुबह जंगल निकल जाते हैं महुआ बीनने या पत्ते तोड़ने और शाम को लेट नाइट आते हैं। हाँ, यहाँ हमने व्यवस्था की है शासन की ओर से कि ऐसे लोग ऐसी जगहों को चिन्हित किया, जैसे अभी कान्हा दिखा रहे थे, मैं अभी पिछले हफ्ते मोचा में था कान्हा में, और वहाँ पे हमें 2 बच्चे ऐसे मिले, 2 परिवार जो इसी कारण कि वो जंगल में गए थे और उनको टीका नहीं लगा था। फिर रात में हमने जाके उनके घरों पे टीका लगाया। तो एक्सटेंडेड टाइम में हम टीकाकरण की विशेष प्रयास कर रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जहां हमारे उपस्वास्थ्य केंद्र खाली हैं वहां हमने विशेष प्रयास किए हैं। अभी 20 तारीख से 28 तारीख तक एक विशेष अभियान ऐसे स्थलों पे किया जा रहा है जो हमारे 1000 डीप फॉरेस्ट विलेजेस हैं या छितरी बितरी आबादी 1,25,000 मजरे टोले हैं, इनको भी हमने चिन्हित कर दिया है। मोबाइल टीम के माध्यम से ईंट भट्टे, क्रशर, कंस्ट्रक्शन साइट, ये जो हाई रिस्क पॉकेट्स हैं इनको भी हम टारगेट करके पहुंच रहे हैं। तो हम पहुंचेंगे उन तक जो न पहुंचे हम तक, मगर आप वहाँ तो पहुंचिए जहाँ हम पहुंच रहे हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी कि ज़रूरी नहीं है, सरकार बहुत प्रयास कर रही है, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक सरकार खुद पहुंच रही है और टीकाकरण को सफल बनाने का कार्य और दायित्व आपके ऊपर भी आता है। तो भय से मुक्त हो जाइए और टीकाकरण के लिए पहल कीजिए। तो आगे हम, क्योंकि आज हमने बात कर ली आंकड़ों की और जान लिया कि ये सब क्या है, तो ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्या बाधाएं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश शासन और हमारी भारत सरकार ने भी MR निर्मूलन 2023 तक ख़त्म करने के लिए ये दिया गया है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप क्या बाधाएं महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए हैं, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने टीकाकरण में टॉप है और हम लोग वादा करते हैं कि हम टॉप रहेंगे। टीकाकरण के लिए हमने करीब 1300 को फोकल पॉइंट बनाए हैं, जिससे नियरेस्ट पॉइंट से हम कोल्ड चेन रखते हुए वैक्सीन प्रोवाइड करें। हमने 14,000 वैक्सीनेटर्स की तैयारी कर ली है, जिनको हम प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, पुनः प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 5,000 सुपरवाइजरी दल है, जो न केवल हमारे टीकाकरण दल को ऑन जॉब हैंडलिंग करेंगे, बल्कि समाज के बीच में जाके ढूंढेंगे कि कोई किसी कारण से छूट तो नहीं गया हैगा। इसके बाद हमने एक मोबिलाइजर्स का बहुत बड़ा ग्रुप बनाया है। 71,000 आशा हैं, 1 लाख से ज़्यादा हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको हमने मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी है। एक कोविड काल में बहुत अच्छा समूह हमें मिला, वो है आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में 40 लाख महिलाएँ रजिस्टर्ड हैं और उनको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के माध्यम से हमने एक बहुधा पूछे जाने वाले सवाल जवाब भी तैयार किए हैं। विभिन्न चैनल के माध्यम से हम उस संवर्ग को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के तो बच्चे हैं जिनको टीकाकरण करना है। और यही हमारा विजय का कारण था कि 1,85,00,000 लोगों का टीकाकरण हमने समूह के माध्यम से किया था। हमारे यहाँ 32,000 साथिया ग्रुप हैं। साथिया ग्रुप यानी टीनेजर्स हैं जो हमें मदद करते हैं गाँव में, तो वो उनको भी हमने तैयार किया है। CHO 10,000 हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर्स हैं जो हमें सब सेंटर पे मदद कर रहे हैं। तो हमने एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है। ब्रांड एम्बेसडर हमारे कॉलेजिएट 15 लाख स्टूडेंट्स हैं। NCC, NSS, NYK, हमारे रेड क्रॉस जितनी भी और NGOs जितने भी हैं, हमारा रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, IMA है, IAP, फॉक्सी, नीमा, सभी लोगों को वी सपोर्ट कैंपेन के माध्यम से जोड़ा है। तो एक होता है डिमांड साइड, तो डिमांड साइड के लिए हमने मोबिलाइजर्स ढूंढ लिए हैं। सर्विस साइड को हमने स्ट्रेंथन कर लिया है। कोल्ड चेन हम तो इंडिया में टॉपर रही है, तो हमारी तैयारियां
लाजवाब हैं। बीमारी लाइलाज है, तो आपसे यही अनुरोध है कि आप टीकों पे भरोसा करें, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पे भरोसा करें और खुद ना केवल अपने बच्चों को बल्कि आस पड़ोस। देखिए, जब पास में कोई किसी आपके घर के पास में आग लगती है तो सबसे पहले किसका घर जलेगा? आपका। तो अगर आसपास वाले नहीं लगवा रहे हैं ना समझी के कारण, तो उन्हें समझदार बनाइए और हम 100% टीकाकरण कराने का वादा है, बशर्ते आप भी हम लोग को मदद करें। जी, तो डॉक्टर साहब, बात तो हुई थी बाधाओं की, पर जहां आत्मविश्वास इतना मजबूत हो और चाह हो कि किसी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो बाधाएं काम नहीं करती और कहा भी जाता है कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो ठान ही लिया है कि एमआर को हटाना है तो वो संभव हो ही जाएगा। अंत में अनामिका जी, बहुत संक्षिप्त में हमें बताइए कि योग के लिए अगर युवा चाहते हैं कि इसको अपने करियर की तरह यूज़ करें, तो किस तरीके से योग में आगे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। अगर युवाओं के लिए आप एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी आप योगा को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एज अ योगा इंस्ट्रक्टर भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं प्राकृतिक योग चिकित्सक हूँ, तो मैं आपको कहूँगी कि आप न केवल योगा से अपनी पूरी बॉडी के लिए करते ही हैं, पूरी क्योर करते ही हैं। नेचुरोपैथी प्लस योगा को यदि आप मिला के करते हैं तो आप क्योर पाते हैं। इन फ्यूचर अगर आप इसको देखते हैं तो आप देखेंगे जगह जगह जिम में योगा इंस्ट्रक्टर रहते हैं और कई सारे हेल्थ सेक्टर्स में योग विशेषज्ञ के लिए एक जगह है और हर स्कूल में भी एक योगा इंस्ट्रक्टर की जॉब आपको मिलेगी मैम। तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ अपना रुझान बढ़ा सकते हैं और एज अ कैरियर आप योगा इंस्ट्रक्टर को आप देख सकते हैं। और योगा एवं नेचुरोपैथी में भी आप BNYS का 5 इयर्स का कोर्स होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं ताकि आप एक नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ें, ताकि आप दूसरे लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर सके। और क्यों ना अगर विदाउट मेडिसिन आप अपनी बॉडी को क्योर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम योग को अपनाएं। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि आपको योग, आप बिल्कुल एज अ योगा इंस्ट्रक्टर आगे जा सकते हैं। आपके लिए कई सारे कॉलेजेस में भी स्पेस खाली होता है, एज अ प्रोफेसर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी अनामिका जी आपने दी कि किस तरीके से योग को आप रोज़गार का भी अवसर इसमें पा सकते हैं। अंत में बहुत संक्षिप्त में हमें बताइए, क्योंकि प्रश्न बहुत रह गए हैं, समय की बहुत कमी है डॉक्टर साहब, तो ऐसा कौन सा राज्य, ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसने एमआर निर्मूलन में पूर्ण रूप से 100% आंकड़े हासिल किए हैं? हाँ, हमारे आजू बाजू के राष्ट्र हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, और हमारे देश के अंदर अभी एक भी ऐसा राज्य नहीं विकसित हुआ है, क्योंकि कई कारण से, जिसके कारण हमारा टीकाकरण प्रभावित हुआ। एक था कोविड काल, और मगर तैयारियां काफ़ी ज़बरदस्त हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारा होता है हर साल, और उसमें ये निकल के आया कि हमारे कई राज्य ऐसे हैं जो 90% के करीब हैं। जो 90% मतलब मंजिल बहुत पास में है। 95% अगर हम लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो बीमारी का निर्मूलन हो जाता है। अगर 80% हम अपनी उपलब्धियां लाते हैं तो महामारी को हम नियंत्रित कर लेते हैं। तो हम बीमारी निर्मूलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, और वो तभी संभव है जब हम एकजुट होकर, और उसके लिए इच्छा शक्ति राज्य शासन में हम लोग देखते हैं हमारे पॉलिटिकल माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने ज़बरदस्त इसको हमें संरक्षण दिया है प्रोग्राम को। हमारा प्रशासनिक विंग, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तबके तक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में कलेक्टर्स प्रति माह समीक्षा कर रहे हैं। हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर है, आप सब ने देखा होगा कोविड काल में, ना दिन देखा ना रात, उन्होंने तपती धूप नहीं देखी, ठिठुरती ठंड नहीं और बरसाती पानी नहीं देखा। एकजुट होकर वो अपने कार्य में दूनी ऊर्जा, उमंग, उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। और हमने इसके लिए इस बार रिवार्ड और रिवार्ड सिस्टम भी रखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले 95% पूर्णतः सुरक्षित बच्चों का सूची सबमिट करेगा, उसको हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, WHO, यूनिसेफ, UNDP, चाई, ऐसे जापाई, ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो हमें वैलिडेशन करके देते हैं कि जो रिपोर्ट है क्या वाकई में सही है। तो उसके अनुरूप जो हमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट ब्लॉक, बेस्ट सब सेंटर, ऐसे हमने अनेक, और इसमें हमने 100% टीकाकृत स्कूल को भी शामिल किया है। हम टीचर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को चेक करें। अभी हमने एक चीज़ नई व्यवस्था की है कि हमारे यहाँ 50,000 प्रतिदिन OPD में परिवारजन आते हैंगे। जो बच्चे आते हैं उनको हमारा डॉक्टर अब पहले चेक करेगा
कि क्या इसके पूरे टीके लग गए हैं, इसका रिकॉर्ड रखेगा अपनी डायरी में। जब हमारा बच्चा डिस्चार्ज होके जाएगा तो उसके माँ बाप को सलाह दी जाएगी कि ये बच्चे इसको डोज छूटे हैं, उसको ज़रूर लगाइए। एसएनसीयू और एनआरसी में भी हमने स्क्रीनिंग सिस्टम रखा हैगा कि कहीं कुछ इसको टीका तो नहीं। और अभी हाल में मैं मंडला ही गया था तो वहाँ पे नसबंदी शिविर चल रहा था। नसबंदी शिविर के भी जो परिवार आते हैं वो बच्चे तो लेके आते हैं, तो हम लोग स्क्रीनिंग सिस्टम चालू कर दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से हम मीजल्स निर्मूलन कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें डॉक्टर साहब। और क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी थी तो हम आगे के और प्रश्न आपसे नहीं कर पाए, वरना निश्चित रूप से और भी प्रश्न हम आपसे करते। और जैसा कि आपने बताया कि सरकार की तैयारी तो बहुत है, बस जन भागीदारी जरूरी है। तो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं दर्शकों कि जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे और जन भागीदारी पूर्ण रूप से दिखाएंगे। साथ ही आज हमने चर्चा करी योग की, तो अनामिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि स्वास्थ्य को योग से कैसे जोड़ सकते हैं, वो आपने सारी जानकारी हमें दी। निश्चित रूप से सारे दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे। और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल के आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो दर्शकों यहीं करते हैं अंत हमारे इस कार्यक्रम का। मिलेंगे नमस्कार एमपी की किसी नए अंक में नई जानकारियां लेके, तब तक के लिए नमस्कार।